डायपोल मोमेंट जो है तो किसे कहते हैं। जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट्स को पहले भी पता होगा, आज मैं डिस्कस कर भी लूँगा कि डायपोल मोमेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट को जानने के लिए सबसे पहले आप एक दो टर्म जिसके सीख ले कि डायपोल मोमेंट क्या है। इस तरह है कि डेफिनेशन इसकी ये है कि द सम ऑफ all bond moments is called dipole moment. The sum of all bond moment is called dipole moment. फिर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि ये बॉन्ड मोमेंट क्या है, ये बॉन्ड मोमेंट क्या है। तो बॉन्ड मोमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी द पोलैरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, द पोलैरिटी ऑफ अ particular bond is called bond moment. ठीक है, तो ये हमारे पास बॉन्ड मोमेंट और डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन हो गई। मैं इसकी अगर आपको यहाँ पे जनरल एग्जांपल समझाऊं, आपको समझाने के लिए, तो लेट सपोज अगर मैं आपको कह दूं कि हमारे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास क्या है, ए है, ये हमारे पास ए मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी इस तरह क्या है ये जो एक एटम है, तो मैं कहता हूँ कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है तो वो क्या है, ज्यादा है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसको हम ये बॉन्ड जो अगर होगा ये और ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब है कि इस बॉन्ड में हमारे पास क्या मौजूद है, इसमें हमारे पास पोलैरिटी मौजूद है। इज इट क्लियर? इसमें हमारे पास पोलैरिटी मौजूद है और जिसमें पोलैरिटी मौजूद होता है तो उसको हम पोलर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एक साइड पर पॉजिटिव और एक साइड पर नेगेटिव। अगर इस बॉन्ड को देखें तो ये भी हमारे पास कौन सा बॉन्ड हुआ, पोलर बॉन्ड हुआ। और जो पोलर बॉन्ड होता है तो इसके लिए अभी अपना क्या होगा, इसके लिए अपने क्या होगा, बॉन्ड मोमेंट होगा। क्योंकि बॉन्ड मोमेंट की हमने डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोली है, द पोलैरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट। तो इसका मतलब है कि इसका अपना कुछ ना कुछ बॉन्ड मोमेंट होगा। इस तरह अगर हम इस दूसरे मॉलिक्यूल बॉन्ड को देखें तो इसका भी अपना क्या होगा, इसका भी अपना बॉन्ड मोमेंट होगा क्योंकि इसमें भी पोलैरिटी मौजूद है। इज इट क्लियर? तो इसका भी बॉन्ड मोमेंट है। तो अभी इसके बॉन्ड मोमेंट को और इसके बॉन्ड मोमेंट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसी को डायपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका हमेशा जो डायपोल मोमेंट है आपने पढ़ा होगा कि इसको एक एरो से जाहिर करते हैं, इस तरह क्रॉस टेल से, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्ट हुई होती है। तो यहाँ से फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्ट हुई और क्रॉस टेल इसके मौजूद है। तो जब दोनों की बॉन्ड मोमेंट है, यानी दोनों के बॉन्ड पोलर है और इनकी जब एडिशन होती है तो इससे जो रिजल्टेंट हमारे पास इन दोनों का आएगा वही हमारे पास क्या कहलाता है, डायपोल मोमेंट। अभी ये डायपोल मोमेंट नहीं है, ये एक असल में बॉन्ड मोमेंट है और ये बॉन्ड मोमेंट और ये बॉन्ड मोमेंट मिलकर डायपोल मोमेंट बनाते हैं। ठीक है, इसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। ये इसकी डिफिनीशन या समझने का एक रुख। अभी इसको दूसरे रुख को जानते हैं डायपोल मोमेंट को, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे डिफिनीशन नंबर 2 करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डायपोल मोमेंट की डिफिनीशन नंबर
टू आ गई। डिफिनीशन नंबर 2 को समझते हैं कि वो क्या कहता है। वो क्या कहता है कि लेट से हमारे पास आप एक कंटेनर ले लें, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है तो प्लेट्स लगा लें, एक प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, एक प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, इसको बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच्ड कर लें, ठीक है। और इसमें मॉलिक्यूल्स जो है तो आपको डाल दें, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल्स आप डाल लें और वो मॉलिक्यूल्स पहले क्या होंगे, डिसअरेंज होंगे, यानी ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वो डिसअरेंज होते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से वोल्टेज को, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या करते हैं, ऑन करते हैं, बैटरी को स्टार्ट देते हैं, तो इसकी मदद से यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके जो अपोजिट, ये जो पॉजिटिव पोल है और ये जो नेगेटिव पोल है, तो ये मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। और ये अरेंजमेंट किस तरह करेंगे, यानी इस तरह बिल्कुल एक सीधी फॉर्म में आ जाएंगे। और इलेक्ट्रोड्स की तरफ अगर हम फिर गौर से देखेंगे तो ये अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये अगर नेगेटिव है, तो ये मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा और जो पॉजिटिव पार्ट होगा तो वो नेगेटिव की तरफ होगा। और इनके दरमियान जो होगा क्या हो जाएगा, इनके दरमियान यहाँ पर अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान अपीयर हो जाएगी। तो इस पूरे फिनोमेना में, इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में रोटेशन शो की या नहीं। देखो पहले ये डिसअरेंज थे, फिर इसने रोटेशन करके अपने आप को एक सीधी फॉर्म में ले आए हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की दूसरी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल की वो सलाहियत टू रोटेट, कि वो घूम सके, वो हरकत कर सके, इन एन कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है डायपोल मोमेंट। इज इट क्लियर। तो डायपोल मोमेंट को दूसरे स्टाइल से, मैं अभी तीसरा स्टाइल भी आपको बताता हूं, लेकिन आप सिर्फ ठहरते जाएं, आप जरा इंतजार करते जाएं, आप गिले बहुत करते हैं अक्सर। यहाँ पे क्वेश्चन आप कहते हैं कि नहीं होते, तो क्वेश्चन मसला ये होता है कि ये 2-3 दिनों से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वो जो बटन होता है तो वो बिजली है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, तो उन्हीं की से, ये तो मशीनें हैं, कभी मशीनें खराब होंगी कभी ठीक होंगी। तो मैं आपको समझाता हूँ तो आप समझ लें, जब आप सुनते नहीं है तो फिर क्वेश्चंस होते हैं, जो बंदा सुनता है तो क्वेश्चन उसके बहुत कम हो जाते हैं। तो डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन ये हुई कि टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू रोटेट, और क्वेश्चन भी लॉजिकल होना चाहिए, थोड़ी अपने जहन को भी यूज करें, तमाम बोझ न डालें। तो टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू रोटेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक मॉलिक्यूल रोटेट होता है तो इसको भी डायपोल मोमेंट कहते हैं, या हम कहते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड मोमेंट होते हैं उसको सम करें तो उससे भी डायपोल मोमेंट हमारे पास निकलता है, ठीक है। इसमें एक और नोट पॉइंट भी आप याद कर लें, ठीक है, कि डायपोल मोमेंट हमें क्या शो करती है, ये हमें पोलैरिटी शो करती है। तो पॉइंट लिख लें कि डायपोल मोमेंट टेल अस about the polarity of a molecule, ये हमें किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को बताते हैं, ठीक है। जब पोलैरिटी को बताते हैं तो डायपोल मोमेंट को फिर हम जाहिर कर सकते हैं म्यू से, जो हमारे पास बराबर होता है Q इंटू आर के, ठीक है। ये डायपोल मोमेंट का आपने बुक में फॉर्मूला देखोगे, चार्ज और आर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसको डायपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म है इसका। अभी अगर आपके पास म्यू की वैल्यू लेट से 0 आती है, यहां से इनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू 0 आती है, तो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल मेरे पास कौन सा है,
नॉन पोलर है। इज इट क्लियर? तो डायपोल मोमेंट का एक फायदा ये हुआ कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल, अभी मैं बताता हूँ कि जीरो किसका आएगा, नॉन जीरो किसका आता है, वो तो अभी एग्जांपल्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन जनरल ओवरव्यू अगर हम डालें तो ये हमें पोलैरिटी के बारे में बताते हैं, और अगर मॉलिक्यूल के जीरो आ गए तो इसका मतलब है कि ये नॉन पोलर। लेकिन अगर हमारे पास ये नॉन जीरो हुआ तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल हुआ, ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हुआ। इज इट क्लियर? तो ये हमें कुछ इस तरह बताता है। दूसरा, जब नॉन जीरो होगा पोलर मॉलिक्यूल में फिर दो होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल में दो केसेस आ जाती हैं। एक होता है मोर पोलर और एक होता है लेस पोलर। एक होता है मोर पोलर और एक होता है लेस पोलर। तो मोर पोलर और लेस पोलर में बेसिक फर्क क्या है? तो देखें, अगर म्यू की वैल्यू क्या हुई, ज्यादा आए तो वो मोर पोलर होते हैं, लेकिन अगर म्यू की वैल्यू कम आ जाए तो वो लेस पोलर होते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करती हैं कि ज्यादा कब आएंगी और कम कब आएंगी, हमें किस तरह पता चलता है? तो ये पता चलता है हमें कहाँ से? तो इसके लिए ये मैं यहाँ पे एक बता दूं, इसका पता चलता है ड्रॉप, यानी कि जो कमी आती है इन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में कमी अगर आती है तो उससे पता चलता है। आप कहेंगे कैसे पोटेंशियल डिफरेंस में ड्रॉप आएगा, कैसे हमें पता चलेगा? तो देख लें भी यहाँ पे। अच्छा, ये देखें ना, आपने यहाँ पे क्या किया, जब आपने इसमें, इसको डाइपोल मीटर भी कहते हैं, इस कंटेनर को डाइपोल मीटर भी कहते हैं और इसको इलेक्ट्रिक कंडेंसर भी कहते हैं। ठीक है, आपकी बुक में मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक कंडेंसर लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें हम डाइपोल मोमेंट मालूम करते हैं, या जिसमें मॉलिक्यूल जब बैटरी वोल्टेज दी जाती है पोटेंशियल डिफरेंस तो वो रोटेशन शो करते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। जब यहाँ पर अट्रैक्शन होगी ऑपोजिट प्लेट और मॉलिक्यूल के दरमियान, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आएगा? कमी आएगी, जिसको हम ड्रॉप कहते हैं। इज इट क्लियर? ड्रॉप का मतलब है कमी का आना। और कमी का आना कब होगा? जब यहाँ पर पोलैरिटी, जब यहाँ पर पोलैरिटी जो है वो ज्यादा हो तो यहाँ पर ड्रॉप ज्यादा आता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर पोलैरिटी ज्यादा हो तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। अभी समझ गए? तो मोर पोलर और लेस पोलर का मतलब ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फिर दो केसेस आ गए कि ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस जो है तो वो क्या हुए, वो ज्यादा हुआ है या वो लेस हुआ है। अगर ड्रॉप पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये मोर पोलर होगा। इज इट क्लियर? और कम आया है तो ये लेस पोलर होगा। तो ये पॉइंट अपने साथ नोट कर लो। जो इस पे समझ चुका है हाथ उठाएं, शाबाश। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, ये आपके बुक में साफ साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है, अगर आप इनको पढ़ेंगे, अभी मैं इनके एग्जांपल्स दूंगा आप और भी क्लियर होगी। ठीक है, तो ये आपके पास डाइपोल मोमेंट के बारे में जनरल कुछ बातें होंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं कि इसके लिए ट्रिक क्या होगी। इसके लिए कुछ ट्रिक्स जो है तो हम पढ़ते हैं। तो ट्रिक्स में हमारे पास बिल्कुल एक सिंपल दो बातें हैं। ट्रिक्स में हमारे पास सिंपल दो बातें हैं और वो सिंपल दो बातें यहाँ पे देख लें। अगर हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आ गई? 0, एक ये ट्रिक में केस है, और दूसरा 0 होगा तो हमें पता है, अभी आप पॉइंट नोट करते जाएं कि ये क्या होगा, ये हमारे पास नॉन पोलर होगा। दूसरी बात इसमें लिखें कि इसमें कब म्यू 0 होगा? जब ऑल सराउंडेड एटम्स सेम होंगे, तब भी उसके लिए डाइपोल मोमेंट 0 आता है। ठीक है, तो इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पर देता चलूं आपको। अगर मैं आपको ले लूं CH4 की एग्जांपल, तो CH4 में देखें हमारे पास जितने भी सराउंडेड एटम्स हैं सब सेम हैं,
सब सेम है। तो इस तरह अगर हम एक और ले लें, CCl4 की एग्जांपल ले लें, इज इट क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, हाँ ये। तो फिर लोग कहते हैं कि अच्छा सर चलो अगर आप कहते हो मान लेते हैं, लेकिन NH3 में भी तो सारे एटम्स जो हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर भी सारे एटम्स ये हैं, लेकिन ये क्यों, इसका डायपोल मोमेंट तो जीरो नहीं है। तो फिर हम कहते हैं इसलिए कि इसके पास क्या मौजूद होता है, इसके पास लोन पेयर मौजूद होता है। तो इसलिए इस पॉइंट के लिए शर्त भी ये याद रखें कि ऑल सराउंडेड एटम्स तो सेम होंगे, मगर इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जीरो होना चाहिए, तब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। लेकिन क्योंकि अगर फिर अमोनिया फॉलो करते हैं तो फिर उसमें लोन पेयर होगा और इसके लिए म्यू की वैल्यू जीरो नहीं आती। ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखें कि म्यू की वैल्यू जीरो हो तो नॉन पोलर हो, और नॉन पोलर होगा तो कब होगा, जब किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के सराउंडेड एटम सारे एक जैसे हों और लोन पेयर भी उसमें जीरो हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। इसमें एक दूसरी कंडीशन भी आ जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास अगर मल्टीपल बॉन्ड हैं तो वो भी इट विल बी सेम एटम, यानी मल्टीपल बॉन्ड और सेम एटम हो तो वो भी, इफ मैं लिखता हूं, इफ मल्टीपल बॉन्ड, if multiple bond is present, it will be same atoms। अगर मल्टीपल बॉन्ड हो और सेम एटम्स हो उसके लिए भी जीरो आता है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दे दूंगा। ये देखो कार्बन जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो देखो ना एक तो इसमें सेम एटम है दोनों तरफ, और इसमें ये देखो डबल डबल बॉन्ड है, यानी मल्टीपल बॉन्ड भी मौजूद है। तो इस केस में भी हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक ट्रिक हुआ मल्टी यानी डायपोल मोमेंट जीरो के लिए। आप अपने साथ ये पॉइंट याद रखें और आगे और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास म्यू की वैल्यू नॉट जीरो हो तो इसके सारे इनवर्स पॉइंट्स, यानी इसके पॉइंट्स के उलट कर दें तो फिर वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। और ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है। तो ये आपके पास डायपोल मोमेंट जीरो और जीरो नहीं है। तो अभी इसके बाद जब ये एक छोटी सी ट्रिक पढ़ लें तो फिर इसमें हम कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस करते हैं। एप्लीकेशंस में हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स हम करते हैं। तो एग्जांपल्स में हमारे पास पहले कौन सा आ जाता है, यहाँ पे हम करते हैं केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में हमारे पास क्या आएगा, शाबाश, पहले आएगा डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। पहले हमारे पास क्या आएगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में फिर फर्दर दो केसेस आ जाती हैं। एक हमारे पास होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक हमारे पास होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा जब डायटॉमिक हो, यानी एग्जांपल मैं करता हूं H2Cl2N2O2, ये सारे डायटॉमिक मॉलिक्यूल और होमो एटॉमिक भी है ना, दोनों एटम। तो इनके लिए हमेशा क्या होगा हमारे पास, इनके लिए म्यू की वैल्यू क्या आएगी, इनके लिए म्यू की वैल्यू जीरो आएगी। और जब म्यू की वैल्यू जीरो आ जाए तो ये हमारे पास क्या निकले, ये हमारे पास नॉन पोलर निकले।
इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल डाई में, तो हमारे पास आ जाता है HCl, हमारे पास आ जाता है HF, हमारे पास आता है HBr, इस तरह एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास क्या होगा, इनके लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, और म्यू की वैल्यू 0 नहीं हुआ तो ये हमारे पास क्या हुए, ये हमारे पास पोलर हुए। तो ईटा के लिए एक आप ये याद रखें कि अगर आपको कोई एग्जांपल दिया है कि यार बताओ इसका डाइपोल मोमेंट 0 किसका होगा या 0 किसका नहीं होगा, तो पहले आप मॉलिक्यूल के देखें कि ये डाई एटॉमिक है या ट्राई या अभी बाकियों की मैं करवाता हूँ, पहले आप डाई को समझ लें। तो अगर मॉलिक्यूल डाई है तो फिर देखें कि होमो एटॉमिक है या हेट्रो। होमो है तो बेफिक्र हो कि आप कहें कि म्यू इसकी 0 होगी, ये नॉन पोलर होगा, लेकिन अगर हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर उसका नॉन जीरो मतलब कि ये मॉलिक्यूल पोलर होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास एक पॉइंट हुआ। दूसरी इसमें हम पढ़ते हैं केस नंबर 2। दूसरा इसमें हम पढ़ते हैं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, केस नंबर 2 पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और वो होगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वो क्या होगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है तो इनमें फिर हम 2 केसेस ले लेते हैं, फिर इसमें हम 2 केसेस को ले लेते हैं। एक केस हमारे पास हो जाएगा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक में एक क्या केस होगा, नॉन लीनियर, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर जो है तो केस हो जाएगी। ठीक है, एक लीनियर केस हुई और एक नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर और लीनियर के लिए क्या होगा, शाबाश, नॉन लीनियर के लिए डाइपोल, अच्छा इसके लिए डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि नॉन लीनियर हमारे पास ट्राइटॉमिक पोलर निकलेंगे, और इस तरह म्यू की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसका मतलब है यानी लीनियर हमारे पास नॉन पोलर निकलेंगे। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूं तो एग्जांपल ट्राई में देखिए ना, H2O को देखें, H2O का कैसे शेप है, इस तरह है ना, नॉन लीनियर है ना, और कितने एटम इसमें हैं, इसमें 3 एटम हमारे पास मौजूद हैं, तो इसलिए ये ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर हुआ और इसका डाइपोल मोमेंट होगा तो वाटर का 1.84 डी बाई कुछ वैल्यू है वो आपके बुक में गिवन है। ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल, इसके अलावा H2S जो है तो ये हो जाएगा, इसके अलावा SO2 जो है तो ये हो जाएगा। तो ये सारे हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, और ट्राई एटॉमिक में भी कौन से हैं, नॉन लीनियर हैं, इसलिए ये पोलर है। तो लेकिन अगर एग्जाम्पल में आप देखें और आपके पास ट्राई एटॉमिक हो, यानी लेट सपोज BeCl2 हो गया, इसके अलावा CO2 हो गया, ये दोनों भी जो हैं तो हमारे पास क्या हैं, ये दोनों भी ट्राई एटॉमिक हैं। ये देखिए बेरिलियम और 2 क्लोरीन और कार्बन और 2 ऑक्सीजन, लेकिन बेरिलियम के शेप को अगर हम देखें तो ये इस तरह शेप में है, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का एक दूसरी कंडीशन भी पढ़ लिया, और इस बुनियाद पर ट्राई एटॉमिक को लीनियर शेप, तो ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट इसका 0 आएगा। तो ये कुछ ट्रिक है, आपको यही एग्जांपल आती है, वाटर आएगा, SO2 आएगा, BeCl2 आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, HCl HF। तो ये डाई और ट्राई एटॉमिक में आपसे पूछा जाएगा MCQs में, तो आप उसको इस अंदाज से जवाब देंगे। इसको जो समझ चुका है हाथ उठाएं, शाबाश, जो समझ रहे हैं हाथ उठाएं, इसमें रेज योर हैंड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ठीक है ना, तो इस तरह जो है तो ये आप अपने साथ याद रखें। इस तरह इसमें हम नेक्स्ट आ जाएंगे और वो हमारे पास हो जाएगी केस नंबर 3। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 को अगर हम देखें तो ये केस हमारे पास हो जाएगा, शाबाश, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का। ठीक है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसी बहाने आप मैक्सिमम मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट समझ जाएंगे कि किसका 0 है और किसका नॉन 0 है, यानी कौन पोलर है और नॉन पोलर है। ठीक है, तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास फिर 2 केसेस आ जाती हैं, और एक हमारे पास होगा, शाबाश, एक हमारे पास होगा विद लोन पेयर और एक विदाउट लोन पेयर। एक होगा विद लोन पेयर, ठीक है, और एक होगा विदाउट लोन पेयर, विद लोन पेयर और विदाउट लोन पेयर, विद और विदाउट। ठीक है, तो एक इस केस को आप याद करेंगे। तो विद लोन पेयर अगर होंगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल तो उसका म्यू की वैल्यू जो है तो
नॉट इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पोलर निकले। लेकिन अगर विदाउट लोन पेयर हो तो इसकी म्यू की वैल्यू जीरो आएगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास नॉन पोलर जो है तो काउंट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास नॉन पोलर काउंट हो जाएंगे। और जब नॉन पोलर काउंट हो जाएंगे तो इसकी एग्जांपल्स मैं आपको देने लगा हूँ। ये देखें, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, शाबाश। ये देखें NH3, तो कितने हैं देखें, टेट्रा एटॉमिक है, यानी 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, तो टेट्रा एटॉमिक और नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर भी मौजूद है। इसके अलावा मैं अगर एग्जांपल आपको दूं यहाँ पे, तो एक हो जाएगा PH3, तो इस पे भी फास्फोरस पे एक लोन पेयर है। इस तरह मैं एक एग्जांपल लेता हूँ NF3, ये भी है। अभी फिर आगे जाकर मैं एक एग्जांपल MCQs NH3 और NF3 पे एक बहस करेंगे, आगे जाकर एक MCQs है, लेकिन पहले आप जो है तो इन चीजों को समझ जाएं। तो लोन पेयर अगर होगा तो ये पोलर काउंट हो जाएंगे टेट्रा में। लेकिन अगर मैं इसी में एग्जांपल आपको दूं विदाउट लोन पेयर की, तो एक लेट से हमारे पास BCl3 हो गया, तो ये जीरो आएगा, नॉन पोलर। इस तरह BF3 हो गया, तो ये टेट्रा एटॉमिक है लेकिन लोन पेयर इसमें नहीं है। इस तरह SO3 जो कर लो, तो एटसेट्रा बहुत सी और एग्जांपल हैं। तो ये मशहूर एग्जांपल जो मैंने आपको दी है, ये अक्सर आपको आ सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, शाबाश, तीसरा केस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और वो हो जाएगा केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हमारे पास क्या आएगा, शाबाश, वो होगा हमारे पास पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या हो जाएंगे, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल जो हैं तो ये हमारे पास हो जाएंगे। तो पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल में फिर हमारे पास 2 केसेस फिर आ जाएंगे, यहाँ पर 2 केसेस फिर हमारे पास ये हो जाएंगे, 2 केसेस, और वो हमारे पास होंगे विद सिमिलर सराउंडेड एटम और विद डिसिमिलर सराउंडेड एटम। ठीक है, क्या हो जाएगा, विद सिमिलर सराउंडेड एटम। ये क्या हो जाएगा, विद सिमिलर सराउंडेड एटम्स, और यहाँ पे हो जाएगा विद डिसिमिलर सराउंडेड एटम्स। ठीक है, विद सिमिलर और विद डिसिमिलर सराउंडेड एटम। तो इसमें ये 2 केसेस हो गए। अब इन 2 केसेस में हम आगे किस चीज का ख्याल रखेंगे, इसमें हमारे पास जो सिमिलर सराउंडेड होंगे तो ये म्यू इसकी 0 आ जाएगी। जब 0 आ जाएगी तो ये हमारे पास क्या हुए, ये हमारे पास नॉन पोलर हुए। लेकिन अगर डिसिमिलर हमारे पास आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, शाबाश, ये म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या निकल आएंगे, ये हमारे पास पोलर निकल आएंगे। और अगर इनकी एग्जांपल्स को हम आगे जाने की कोशिश करें तो हमारे पास एग्जांपल में यहाँ क्या आ जाएंगे, शाबाश, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ जाएंगी क्या, CH4। तो CH4 को अगर देखें तो आपके पास सराउंडेड एटम सिमिलर हैं और लोन पेयर भी 0 है। इस तरह CCl4 हो गया, इस तरह SiCl4 हो गया। तो ये सारे पेंटा एटॉमिक विद सिमिलर सराउंडेड एटम। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे डिसिमिलर की बात करें तो हम कहते हैं कि ये है CH3Cl। इस तरह हमारे पास हो जाएगा CH2Cl2। इस तरह हमारे पास हो गए CHCl3, यानी क्लोरोमीथेन और डाइक्लोरोमीथेन और ट्राइक्लोरोमीथेन। लेकिन टेट्राक्लोरोमीथेन फिर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो सारे सराउंडेड हो जाते हैं तो इसलिए सर सेम हो जाते हैं, तो इसलिए वो म्यू की वैल्यू 0। जबकि ये 3 हमारे पास क्या हो गए, शाबाश, डायपोल मोमेंट यानी नॉट 0, तो ये पोलर होगा। फिर इसी के अंदर एक MCQs जो है तो आपको अराइज हो सकता है, इसी के अंदर एक MCQs अराइज हो सकता है, और वो क्या होगा कि इसमें डायपोल मोमेंट की ऑर्डर बताओ, डायपोल मोमेंट की ऑर्डर बताओ कि इसमें डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो इनके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एक शॉर्ट ट्रिक मौजूद है, और वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ज्यादा होंगे उतना ही उसका
डाइपोल मोमेंट कम होगा। इज इट क्लियर? ये ईटा के लिए एक पॉइंट इसमें याद कर लें कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के सराउंडेड जो होते हैं तो वो इनवर्सली है। तो अभी यहाँ पे देखें, शाबाश, यहाँ पे क्या है, सराउंडेड एटम्स जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट कम होगा, और डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा, यहाँ पे कम है तो ये ज्यादा होगा। तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनका ऑर्डर होगा CH3Cl का ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट, फिर CH2Cl2 का होगा, और आखिर में CHCl3 का होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, आपको ये पेपर्स में आ सकता है। तो इस पे जो समझ गए हाथ उठाएं, शाबाश। रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट द पॉइंट, रेज योर हैंड्स, शाबाश। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आप समझ गए हैं ना, वेरी गुड। इसमें फिर नेक्स्ट हम कुछ एक और आपको मैं ट्रिक बताता चलूं, एक और ट्रिक बताता चलूं, और वो ट्रिक क्या है हमारे पास, वो हमारे पास सिस और ट्रांस यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट किसमें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, तो उसकी जो है तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हम बात अभी करेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम सबसे पहले एक पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पर एक MCQs लिख लें, और वो MCQs क्या होगा, वो होगा कि सिस फॉर्म जो होता है तो उसका डाइपोल मोमेंट जो होता है तो वो ग्रेटर होगा किससे, ट्रांस से। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट का एक ऑर्डर है कि सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ट्रांस से। तो उसकी यहाँ पर अभी मैं चंद बातें बताता हूँ, क्योंकि सिस फॉर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है कि, और आपको पता भी होगा कि ये CH3 है, ये H है, और ये CH3 है, और ये H है। इज इट क्लियर? तो सेम साइड पे सेम ग्रुप अटैच है। तो अभी क्या होगा, अभी इस तरह होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप पे इस साइड पे इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे एरो जो है तो इस साइड पे होगी डाइपोल मोमेंट की, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अभी पॉइंट क्यों है कि क्यों ज्यादा है, तो इसकी रीजन लिखें, पहले रीजन लिखें कि सेम मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर्स के। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड हो गए, आई एम एग्री। दूसरी बात इसकी क्या हुई कि वही दोनों जो है तो सेम डायरेक्शन में भी हुए, तो ठीक है, ये भी मैं मान लेता हूँ। तीसरा, इसमें जब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन होगी तो क्या होगी, एडिशन जो होगी तो वो टेक्स प्लेस होगी, एडिशन इसमें टेक्स प्लेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जब एडिशन टेक्स प्लेस होगी तो म्यू की वैल्यू जो है तो नॉन जीरो आएगी, मतलब कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास क्या हुए, ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा आएगा, तो ये पोलर आ जाएंगे। ठीक है, वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू मतलब है कि वैल्यू कुछ आती है ना, इसलिए ग्रेटर आ रहा है ना डाइपोल मोमेंट। लेकिन अगर हम ट्रांस की बात करें, लेकिन हम अगर ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में जैसे कि आपको पता है कि क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांस में हमारे पास लेट से ये H हो गया, ये CH3 हो गया, इस तरह हमारे पास यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे H हो गया। क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव तो एक वेक्टर ये है, और यहाँ से पॉजिटिव एक वेक्टर ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें वही बात है कि यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो वो क्या है, वो ऑपोजिट होगी। जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होगी, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या निकल आएंगे, ये हमारे पास
नॉन पोलर निकल आएंगे। मतलब नॉन पोलर मतलब म्यू की वैल्यू कम हुई, ठीक है। तो मैक्सिमम कुछ केसेस में एक्सेप्शनल में ट्रांस की होती है, लेकिन अभी आप जो है तो डॉक्टर केमिस्ट्री की बनने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। बस इतना बहुत है, ये है भी नहीं बड़ा बुक में आपके कोर्स में नहीं आते भी नहीं, मुझे किसी ओल्ड बुक में बता दे कि सिस ट्रांस की जिक्र है, लेकिन फिर भी हम आपको सिर्फ इतना बता दे जो मेजॉरिटी जो जनरल बात होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह अगर बहुत भी टफ टेस्ट आ जाए तो इस एंगल में आपसे अक्सर पूछ लेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो बात है तो 99.9% जो है तो अराउंड अबाउट सिस में ज्यादा फॉर्म्स ऑलमोस्ट ज्यादा है डायपोल मोमेंट ट्रांस से, ठीक है। तो एक इसमें ये बात याद रखें। दूसरी इसमें एक और बात याद रखें, और वो बात हमारे पास है यहाँ पे केस नंबर 2, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में केस नंबर 2, अगर आपको आज एक मॉलिक्यूल का लेट सपोज, ये बाकायदा एक्सपेरिमेंटल तरीके हैं ना, क्योंकि आप अगर देख लें तो आपके पास डायपोल मोमेंट, डायपोल मीटर या इलेक्ट्रिक कंडेंसर में आप ये मालूम करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंटली होती है, ठीक है। तो ये अगर ब्रोमीन हो गया और ये भी ब्रोमीन हो गया, ये अगर ब्रोमीन हो गया और यहाँ पे भी ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे भी ब्रोमीन हो गया और यहाँ पे भी ब्रोमीन हो गया, तो दोनों में तीनों में फर्क क्या है, ये हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, ये हमारे पास मेटा प्रोडक्ट होगा और ये मेरे पास पैरा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन इस मर्तबा दोनों ग्रुप्स जो हैं जो अटैच हैं, ये ऑर्थो पोजीशन पे ये भी सिमिलर, ये मेटा पोजीशन पे ये भी सिमिलर, ये पैरा पोजीशन ये भी सिमिलर, लेकिन अगर इनमें मैं आपसे डायपोल मोमेंट का ऑर्डर मांगूं कि इसमें डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा होगी, यानी मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि इसमें मोर पोलर कौन सा होगा या लेस पोलर, तो इसके लिए फिर आप क्वेश्चन याद रखें, पॉइंट याद रखें कि इसमें हमारे पास ऑर्थो की ज्यादा निकलती है, फिर मेटा की डायपोल मोमेंट और फिर पैरा की। तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज के लिए, ये सिर्फ तब केसेस में जब सेम डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स होंगे ना, जब दोनों सिमिलर ग्रुप्स अटैच होंगे। लेकिन अगर मुख्तलिफ ग्रुप्स अटैच होते हैं तो ये मैं यहाँ पे केस नंबर 3 में बता दूंगा, ठीक है। और 3 केस में लेट्स से अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल हुआ, ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल हुआ और ये हमारे पास तीसरा मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। तो तीनों केसेस में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे लेट्स से ये CH3 है और यहाँ पे मैं डाल दूंगा Cl डाल दूंगा, इस तरह ये CH3 हो गया, यहाँ पे मैं Cl डाल दूंगा, या यहाँ पे CH3 हो तो यहाँ पे मैं Cl डाल दूंगा। तो इस केसेस में अगर मैं आपसे डायपोल मोमेंट के ऑर्डर के बारे में पूछूं तो आप कहेंगे एक्सपेरिमेंटली जब इन्होंने देखा तो ये फिर आया था पैरा का ज्यादा आ रहा था मेटा से और फिर ऑर्थो से। तो ये आपके पास एक और एमसीक्यूज आ गया कि डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर एरोमेटिक रिंग इन्वॉल्व है तो उसमें सिमिलर ग्रुप हैं, ये डिफरेंट ग्रुप हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये ऑर्डर जो है तो इनसे निकाले थे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 4 आ जाएगी, इसमें हमारे पास केस नंबर 4 आ जाएगी। और केस नंबर 4 हमारे पास क्या होगा, केस नंबर 4 हमारे पास ये होगा कि अगर आपको पूछा जाए, आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, और ऑप्शन आपके पास हो A HF, B आपके पास हो HCl, C ऑप्शन आपके पास हो HBr और D ऑप्शन आपके पास हो HI, तो इसमें हमारे पास कौन सी की डायपोल मोमेंट ज्यादा है। तो इसके लिए आप जो हैं तो एक केस नंबर 4 की शॉर्टकट यहाँ पे लिख लें
और वो होगा कि डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, तो डेफिनेटली HF की बॉन्ड पोलैरिटी यानी बॉन्ड मोमेंट ज्यादा निकलेगा, जिसकी वजह से इसका एज अ होल डायपोल मोमेंट ज्यादा निकल आएगा। ठीक है, तो ये बात अपने साथ रखें। इस मर्तबा एक और केस है जो हमारे पास यहाँ पे केस नंबर 5 में जो है तो वो काउंट हो जाता है, और वो केस नंबर 5 क्या होगा उसको यहाँ पे आप जो है तो याद कर लें अपने साथ कि अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे फिर एक एमसीक्यूज के फॉर्म में देता हूँ कि विच हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, किसका डायपोल मोमेंट जो है तो मैक्सिमम होगा। तो ए इसमें हमारे पास आता है HF, बी हमारे पास आता है H2O, सी हमारे पास आ जाता है NH3। तो अगर आप जर्नल सोचें तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है। तो इस ऑर्डर को आप जो है तो इस तरह लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट ऑर्डर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि HF की ज्यादा है, फिर H2O की, और फिर NH3 की। इज इट क्लियर? आप इस तरह भी कह सकते हैं। तो इसमें फिर ये भी ठीक है, लेकिन फिर इसमें एक रीजन ये भी लिख लें कि इसके साथ 3 लोन पेयर इन्वॉल्व हैं, इस ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर हैं और ये अमोनिया के पास 1 है। तो इसलिए हम लिखते हैं कि डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सेंट्रल एटम। ठीक है, तो इस तरह भी वो फ्लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दे सकते हैं, और अगर आप लोन पेयर्स को देखते हैं तो उस बुनियाद पे भी आप इसको जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे एक और एमसीक्यूज हमारे साथ आ रहा है, और वो एमसीक्यूज ये है कि अगर हम देखें, एक हमारे पास एग्जांपल है NH3 और एक हमारे पास है NF3। तो अगर इसको देखा जाए तो जैसे कि आपने ये पॉइंट पढ़ लिया है डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डायपोल मोमेंट का, तो इसको आप देखेंगे कि मैं कहूँगा किसका ज्यादा है, तो आप कहेंगे ये देखिए ये हमारे पास NH3 है, ये इसका लोन पेयर है, इस तरह ये हमारे पास NF3 है और ये हमारे पास लोन पेयर है। मैं अगर आपको कहूं कि इसमें किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आप कहेंगे NF3 का, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन जब मैं इन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा तो एक्सपेरिमेंटली इनको नजर आया कि डायपोल मोमेंट जो है तो डायपोल मोमेंट ऑर्डर अगर इन दोनों का देखा जाए तो यहाँ पे ये अक्सर प्रैक्टिस बुक्स में भी दिए होते हैं, तो NH3 का जो है तो ज्यादा हुआ डायपोल मोमेंट किससे, NH3 का ज्यादा हुआ NF3 से। तो इसका रीजन फिर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि हमेशा ये जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये तीसरा पॉजिटिव है, और लोन पेयर भी होते हैं तो ये भी सेंटर से अवे की तरफ होते हैं। तो सब 4 वेक्टर क्वांटिटीज हैं डायपोल बॉन्ड मोमेंट्स, और चारों की सेम डायरेक्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस तरह होता है, इसका इस तरह होता है, इसका इस तरह होता है, लेकिन इसका इस तरह होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो फिर इसका रीजन इसको ये बयान करें, रीजन ये बयान करें कि all vectors magnitude sum के सेम, all vectors are in a similar direction। तो जिनके सिमिलर डायरेक्शन होंगे तो उनका डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। तो जो इस पॉइंट को समझ चुका है हाथ उठाएं, शाबाश, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, वेरी गुड। ठीक है ना, तो ये डायपोल मोमेंट का टॉपिक हुआ और यहीं पे आपके चैप्टर का एंड भी हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी क्लियर है। इंशाल्लाह फिर कल हम चैप्टर नंबर 4 पे जो है तो स्टार्ट लेंगे, और अभी मैं